हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी। हमने लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी करा था? हमने लास्ट लेक्चर में आयनाइजेशन ऑफ वाटर से स्टार्ट किया था ना। उसमें हमने क्या स्टडी किया था कि वाटर किस तरीके से आयनाइज होता है। वाटर किस तरीके से आयनाइज होता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। और जब हम इसकी आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है? KW इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, जिसे हम क्या बोल रहे थे? हमारा एक तरीके से आयनाइजेशन कांस्टेंट या फिर आयनिक प्रोडक्ट, क्योंकि ये आयंस का प्रोडक्ट है, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है। तो ये हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट में स्टडी करा था, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर में। फिर हमने आयनाइजेशन ऑफ एसिड और बेसिस को भी स्टडी करा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि जब हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए की फॉर्म में होता है, जो हमारे पास आ रही थी वैल्यू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पर ये जो के ए है ये आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को डिटरमाइन करेगा। और जब हम इसकी जगह के बी पुट करेंगे तो वो हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस के लिए यूज करा जाएगा। अब ये आयनाइजेशन कांस्टेंट हमारे रिलेटिव स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करते थे एसिड और बेसिस के, कि अगर मेरे पास के ए की वैल्यू ज्यादा हुई दैट मीन्स मेरा एसिड कैसा है? एसिड है स्ट्रॉन्ग। और अगर आपके पास के ए की वैल्यू कम हुई तो आपके पास एसिड किस तरीके का होगा? एसिड होगा आपका वीक। और इसी के साथ में अगर हम Kb को देखते हैं, Kb की वैल्यू अगर आपको हाई मिलती है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है, और अगर आपको Kb की वैल्यू लो मिलती है तो आपका बेस कैसा होता है? वीक होता है। तो बस यही जो हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट स्टडी करे थे लास्ट लेक्चर में, आज हम इन दोनों आयनाइजेशन कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी। तो जो ये रिलेशन है इसके लिए हमें के ए और के बी को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं, बल्कि एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। हमने कंसिडर किया NH3। NH3 की आयनाइजेशन हम कंसिडर कर रहे हैं। किसी भी कंपाउंड की जब हम आयनाइजेशन देखते हैं तो उसको किस में ऐड करते हैं? वाटर में ऐड करते हैं। तो इसको हम ऐड कर रहे हैं वाटर में, और जैसे ही हम इसे वाटर में ऐड करेंगे हमारे पास ये NH3 अमोनियम आयन में आयनाइज हो जाएगा और प्लस OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होगी। और ये दोनों कैसे हैं? एक्वस स्टेट में, क्योंकि आयंस कैसे होते हैं? एक्वस कंडीशन में। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है? ये जो अमोनिया है ये H पॉजिटिव वाटर से एक्सेप्ट कर रहा है, जिसकी वजह से अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है, उसका मतलब वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और जो H पॉजिटिव डोनेट करेगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर आपके पास किसकी आयनाइजेशन हो रही है? यहाँ आपके पास बेस की आयनाइजेशन हो रही है। तो इस रिएक्शन के लिए जब हम आयनाइजेशन कांस्टेंट को कंसीडर करेंगे तो हम कंसीडर करेंगे Kb, और इस रिएक्शन के लिए जो हमारे पास Kb की वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -5। अब अगर इसकी रिवर्स रिएक्शन को हम कंसीडर करें, रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है? अमोनियम आयन जो एक्वस कंडीशन में है, जब इसको यानी अगर मैं अमोनियम आयन की हाइड्रोलिसिस यानी आयनाइजेशन को चेक करूं, जब मैं इसके अंदर वाटर ऐड कर रही हूँ, रिवर्स रिएक्शन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर मैंने एक बार बेस को आयनाइज करा है, दूसरी बार मैं एसिड को आयनाइज कर रही हूँ और उसी के एसिड को आयनाइज कर रही हूँ, इसी के कॉन्जुगेट एसिड को। तो यहाँ मेरे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? जैसे ही हमारे पास अमोनियम आयन और वाटर की रिएक्शन होगी, अमोनियम आयन H पॉजिटिव रिलीज करेगा, जिस वजह से मेरे पास अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। प्लस अब ये अमोनिया कैसा होगा? एक्वस स्टेट में। और जो ये वाटर है मेरे पास, ये इससे H पॉजिटिव गेन करेगा, तो मेरे पास H3O पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होगी। यानी यहां से अब मेरे को क्या दिख रहा है कि अमोनियम आयन क्या कर रहा है? H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, और जो भी H पॉजिटिव रिलीज करता है उसे हम क्या कंसिडर करते हैं? एसिड कंसिडर करते हैं। तो अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एसिड की आयनाइजेशन हो रही है। अगर एसिड की आयनाइजेशन हो रही है और हमें वैसे भी पता लग रहा है इस रिएक्शन में मुझे OH नेगेटिव मिल रहा है, दैट मीन्स एक बेसिक रिएक्शन है, और यहाँ मुझे H3O पॉजिटिव, जिसका मतलब है H पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये रिएक्शन एक एसिडिक कंडीशन है। तो यहाँ पर जब मैं आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात करूंगी तो वो Ka होगा, और इसके आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है 5.6 इंटू 10 रेज टू पावर -10। अब इन दोनों रिएक्शंस को अगर मैं ऐड करती हूँ, जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में रिएक्शंस को ऐड करा था ना हेस लॉ में, यहाँ पर भी हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर रहे हैं।
जैसे ही मैं दोनों रिएक्शंस को ऐड करूंगी, रिएक्टेंट सारे एक तरफ और प्रोडक्ट सारे एक तरफ, NH3 एक्वस स्टेट प्लस वाटर लिक्विड स्टेट प्लस अमोनियम आयन एक्वस स्टेट प्लस वाटर लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? अमोनियम आयन एक्वस स्टेट प्लस OH नेगेटिव एक्वस स्टेट प्लस अमोनिया एक्वस प्लस H3O पॉजिटिव एक्वस। अब यहां पर हमारे पास जो भी कॉमन आ रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे। अमोनिया से अमोनिया कैंसिल हो जाएगा, अमोनियम आयन से अमोनियम आयन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी? 2 moles of H2O liquid ionized to form OH negative aqueous plus H3O positive aqueous। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है? आयनाइजेशन ऑफ वाटर देखने को मिल रहा है। और जब भी हम आयनाइजेशन ऑफ वाटर को कंसिडर करते हैं तो इसके लिए हम कौन सा आयनाइजेशन कांस्टेंट यूज करते हैं? हमने स्टडी करा था ना लास्ट लेक्चर में, KW। तो इसके लिए हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट हो जाएगा KW, और KW की वैल्यू होती है हमारे पास 10⁻⁻14। अब जब आप इन तीनों रिएक्शंस को कंसिडर करते हो तो फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन को जब हमने देखा और इनके प्रोडक्ट्स को हमने फाइंड आउट करा, इनके जो हमारे आयनाइजेशन कांस्टेंट्स है ना, इन आयनाइजेशन कांस्टेंट के प्रोडक्ट को जब हमने देखा तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिला कि जो Ka मल्टीप्लाई Kb से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो KW के इक्विवेलेंट आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम कुछ भी रिएक्शंस को, अगर मैं 3-4 ऐसी रिएक्शंस को ऐड करूं और उससे मुझे एक फाइनल रिएक्शन मिल रही है, तो फाइनल रिएक्शन का जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा ना, वो जितने भी सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन हमने कंसिडर करी है उन सारे सीरीज ऑफ रिएक्शंस के आयनाइजेशन कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। किस तरीके से? देखो, हमारे पास रिएक्शन में Ka, Kb और Kw की वैल्यू हमें पता थी और हमने एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया था कि जब हम Ka को Kb से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो Kw के इक्वल मिलता है। इसका क्या मतलब है कि जब मैं 5.6 इंटू 10⁻⁻10 को 1.8 इंटू 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे रिजल्टेंट मिलता है 10⁻⁻14 के इक्विवेलेंट। अब ये जो मेरे पास रिजल्टेंट आ रहा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3-4 रिएक्शन है, हमारे पास एक रिएक्शन 1 है, फिर हमारे पास एक रिएक्शन 2 है और एक फिर रिएक्शन 3 है, और इन सबका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है, इसकी K1 की वैल्यू दे रखी है आपको, इसमें K1 है, इसकी K2 है और इसकी K3 है। इन सब से इन सारी रिएक्शंस को जब आप ऐड करते हो तो आपके पास एक ओवरऑल नेट रिएक्शन आती है, और उस नेट रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो K के इक्वल है। तो इस K के और इन तीनों इक्विलिब्रियम या आयनाइजेशन कांस्टेंट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा? आप इस K को यहाँ इन तीनों को यूज करके किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो? K इज इक्वल्स टू K1 मल्टीप्लाई K2 मल्टीप्लाई K3। तो हमें एक्सपेरिमेंटली इस रिजल्ट से ये पता लगा कि हमारे पास अगर किसी सीरीज ऑफ रिएक्शन को ऐड करने से ओवरऑल रिजल्टेंट रिएक्शन मिलती है तो उसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जितनी भी रिएक्शंस हमने ऐड करी हैं उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके। तो आप इससे क्या जनरलाइजेशन बना सकते हो? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ नेट रिएक्शन ऑब्टेन्ड आफ्टर adding two or more reactions equals the product of equilibrium constant for individual reaction। इसका क्या मतलब है कि K net is equal to K1 into K2 plus K3 plus so on। इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें हमने बहुत सारी अलग अलग रिएक्शंस को ऐड करके ओवरऑल एक रिएक्शन फाइंड आउट करी है। अब हम जब से ये आयनाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं तब से हम सिर्फ मोनोबेसिक एसिड्स या मोनो एसिडिक बेसिस इन सब को ही स्टडी कर रहे हैं। हमने पॉली एसिडिक या पॉली बेसिक को तो कंसिडर ही नहीं करा है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा सब्सटेंस हो, ऐसा एसिड या बेस हो जिसमें एक से ज्यादा H पॉजिटिव आयंस या एक से ज्यादा OH नेगेटिव आयंस रिलीज होते हो तो उसके आयनाइजेशन को हम कैसे स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉली बेसिक एसिड या पॉली एसिडिक बेसिस की आयनाइजेशन को। डाई एंड पॉली बेसिक एसिड्स एंड डाई एंड पॉली एसिडिक बेसिस,
डाई का मतलब जिसमें हमारे पास 2 H पॉजिटिव आयंस हो, पॉली मतलब जिसमें 2 से ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस हो एसिड्स के लिए, और सिमिलरली हम बेसिस के लिए बात करेंगे। तो अगर हम कुछ पॉली बेसिक या पॉली एसिडिक एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं, जैसे हम कंसिडर करते हैं सबसे पहले पॉली बेसिक एसिड्स के एग्जाम्पल। पॉली बेसिक एसिड्स का जैसे कि आपके पास है H2SO4, इसके अंदर 2 H पॉजिटिव आयंस है। फिर आपके पास है H2C2O4, इसमें भी 2 H पॉजिटिव आयंस है। H3PO4, यहाँ पर आपके पास 3 H पॉजिटिव आयंस है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और अगर हम कोई पॉली एसिडिक बेस को कंसिडर करते हैं तो उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं आपके पास, जैसे CaOH होल ट्वाइस, यहाँ पर आपके पास 2 OH नेगेटिव है। MgOH होल ट्वाइस, यहाँ पर भी आपके पास 2 OH नेगेटिव है। AlOH होल थ्राइस, यहाँ आपके पास 3 OH नेगेटिव है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब हम जनरलाइजेशन बना लेते हैं पॉली बेसिक एसिड्स के लिए। वो सेम जनरलाइजेशन आप बेसिस के लिए लगा सकते हो, क्योंकि एसिड और बेसिस आपके सिमिलर तरीके से आयनाइज होते हैं। तो अगर मैं कोई जनरलाइजेशन यूज कर रही हूँ एसिड्स के लिए, तो मुझे एक ऐसा सब्सटेंस कंसिडर करना पड़ेगा जिसके पास एक से ज्यादा H पॉजिटिव आयंस हो। तो लेट से मैंने कंसिडर कर लिया H2X। अब इसके अंदर मेरे पास किससे बना हुआ है, ये 2 H पॉजिटिव आयन से बना हुआ है और एक X नेगेटिव आयन से बना हुआ है मेरा ये सब्सटेंस। तो यहाँ पर जब मैं इसकी आयनाइजेशन को स्टडी करती हूँ तो ये आयनाइजेशन एक ही स्टेप में नहीं होगी, मल्टीपल स्टेप्स में होगी, क्योंकि आयनाइजेशन में हमारे पास स्टेप बाय स्टेप H पॉजिटिव आयंस रिलीज होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका एक H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा, जिससे आपके पास H पॉजिटिव आयन रिमूव होने के बाद रिएक्शन में बचेगा HX नेगेटिव। और सेकेंड स्टेप में फिर आपके पास ये जो HX नेगेटिव है, यहाँ से ये H पॉजिटिव आयन फिर से रिलीज करेगा, जिससे आपको एक अलग X2 नेगेटिव कंपाउंड मिलेगा। यहाँ 2 नेगेटिव स्पीशीज है। तो ये हमारे पास आयनाइजेशन होती है किसी भी पॉली बेसिक एसिड्स के लिए, जहां हमारे पास जो आयनाइजेशन है वो सिंगल स्टेप में ना होने की जगह मल्टीपल स्टेप्स में होती है। यानी अब आपको जो H पॉजिटिव आयन मिलेगा वो स्टेप बाय स्टेप रिलीज होगा। अब स्टेप बाय स्टेप रिलीज होगा तो जो इनके आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स है वो भी अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट रिएक्शन के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट K1 कंसीडर हो जाएगा, सेकंड के लिए K2 कंसीडर हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर फर्दर कोई रिएक्शन आएगी तो उसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास हर एक रिएक्शन में जितने H पॉजिटिव आयंस हैं उसके लिए उतने ही हमारे पास क्या होंगे, आयनाइजेशन कांस्टेंट। जैसे इस रिएक्शन में हमारे पास H2X मॉलिक्यूल था जिसमें 2 H पॉजिटिव आयंस थे, तो हमारे पास 2 आयनाइजेशन कांस्टेंट्स हैं। अगर मैंने H3PO4 कंसीडर कर लिया, इसके अंदर आपके पास 3 H पॉजिटिव आयंस हैं, तो यहाँ पर आपके पास K1, K2 और K3 3 आयनाइजेशन कांस्टेंट्स आप कंसीडर करोगे। अब इन K1, K2, K3, K1, K2 इन सब में रिलेशन क्या होगा, देखो जैसे जैसे आप अपना स्टेप फॉरवर्ड लेते जाओगे आयनाइजेशन इंक्रीज होती जाएगी, आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या डिटरमाइन करता है, आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अब अगर मेरे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू हाई होगी तो उसका मतलब है कि मेरे पास जो मैं एसिड कंसीडर कर रही हूँ वो काफी स्ट्रॉन्ग नेचर का है, जिसका मतलब है कि वो बहुत बेटर तरीके से आयनाइज हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं एक फर्दर नेक्स्ट स्टेप पर आ रही हूँ तो मेरे आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जिसका मतलब है कि अब उसकी आयनाइजेशन इतनी बेटर नहीं हो रही है, वो मॉलिक्यूल ज्यादा अपने पीछे यानी HX नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करने की कोशिश करेगा। अब ऐसा क्यों, देखो जब आपने फर्स्ट H पॉजिटिव आयन रिलीज करा तब वो H पॉजिटिव आयन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिलीज हुआ था, तो यहाँ पर आपको H पॉजिटिव आयन रिलीज करना थोड़ा इजी था। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड स्टेप पर जाते हो, अब ये जो आपको H पॉजिटिव आयन रिलीज करना है वो एक ऐसे मॉलिक्यूल में से करना है जो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड है। और नेगेटिवली चार्ज होने का क्या मतलब है कि इस H पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में हमारे पास क्या मिलेगा, एक अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर अब नेगेटिव चार्ज तो है ही, प्लस साथ में H पॉजिटिव आयन भी है। तो ये H पॉजिटिव आयन आपका इस नेगेटिव चार्ज के साथ क्या शो करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, जिस वजह से अब ये H पॉजिटिव आयन रिमूव होना नहीं चाहेगा मॉलिक्यूल में से, और थोड़ा डिफिकल्ट होगा हमें इसे रिमूव करना। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अब इसकी आयनाइजेशन उतनी बेटर नहीं होगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस स्टेप, तो इस वजह से इसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर हम आयनाइजेशन कांस्टेंट्स को रिलेट करें तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आपके पास K2 विल बी लेस देन K1। सिमिलरली जब आप इस रिएक्शन में कंसिडर करोगे
तो K3 वुड बी लेस देन K2, K2 वुड बी लेस देन K1, यानी आपके पास जो आपका मैक्सिमम आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी सबसे फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए। सिमिलरली हमारे बेसिस के लिए हम कंसिडर करते हैं, अगर हमारे पास दो OH नेगेटिव है तो इसके पास दो आयनाइजेशन कांस्टेंट्स होंगे, जिसमें फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट वुड बी ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलीबेसिक एसिड या पॉली एसिडिक बेसिस की आयनाइजेशंस को कंसिडर करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एसिड और बेसिस हैं उनकी स्ट्रेंथ को हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। हमने एक तरीके से देख लिया था कि वो कितने पॉइंट पर कितने एक्सटेंट तक आयनाइज होंगे, उससे हम स्ट्रेंथ पता कर लेते हैं एसिड्स की, बेसिस और बेसिस की भी। लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन तो रहता ही है कि जो हमारे कुछ एसिड्स हम स्ट्रॉन्गर एसिड्स की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, कुछ एसिड्स को वीकर एसिड्स की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं सिमिलर विद द बेसिस, ऐसा हम करते क्यों हैं? और अगर वो स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं तो उनको ऐसा क्या चीज है जो उनको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, और वीकर एसिड्स या बेसिस के अंदर ऐसी क्या चीज है जो उन्हें वीक कैटेगराइज कर रहा है? तो उन सब क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमें देखना पड़ेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। सो जब भी हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे ना, तो हमारे दिमाग में दो ही फैक्टर्स आते हैं, या तो हमारी उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही होगी, या फिर हम उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स की पोलैरिटी की बात करेंगे। अब ये दो फैक्टर्स हमने कंसिडर क्यों करें? क्योंकि देखो, जब भी हम किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को कंसिडर करते हैं, यहाँ पर हम मेनली एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को कंसिडर करते हैं तो वो हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? कितना इजीली वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। तो कितना इजीली वो H पॉजिटिव आयन रिलीज इसीलिए कर पाएगा क्योंकि हम उसके बॉन्ड को फटाफट तोड़ पाएंगे। यानी अगर मेरे पास कोई एसिड है HX, तो ये जो HX एसिड है ये H पॉजिटिव आयन तभी रिलीज करेगा जब इसका जो ये बॉन्ड है ये वीक नेचर का होगा और इसको ब्रेक करना ईजी होगा। यानी यहाँ पर ये जो मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्रोवाइड करूंगी ये कम लगेगी, जिस वजह से मेरा H पॉजिटिव आयन जल्दी रिलीज हो जाएगा। और जब हम पोलैरिटी की बात करते हैं तो पोलैरिटी किसी मॉलिक्यूल में कैसे आती है? हमने केमिकल बॉन्डिंग में पोलैरिटी का कंसेप्ट स्टडी करा था ना, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर दोनों एटम्स डिफरेंट होते हैं, यानी हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी आती है। अब अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल, ये एटम्स इस तरीके से हो कि यहाँ पर मेरे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो इंक्रीज हो जाए, तो उसका क्या मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास उतनी ही ज्यादा पोलैरिटी होगी बॉन्ड में, और जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी आपकी बॉन्ड में उतनी ज्यादा उनके अंदर क्या होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से उस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा H पॉजिटिव इजीली रिलीज आउट हो जाएगा। यानी जब भी हम किसी एसिड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, यानी अगर मुझे 3-4 एसिड्स दे रखे हैं और उनकी अगर मुझे स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो मुझे इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखना है कि कब मुझे बॉन्ड स्ट्रेंथ को यूज करना है और कब मुझे पोलैरिटी के फैक्टर को यूज करना है। तो जब भी हमें एसिड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना पड़ेगा तो पूरे पीरियोडिक टेबल में दो ही तरीके से हम कंपेयर करते हैं, या तो हम उसको एक ग्रुप में कंसिडर करके कंपेयर करते हैं या फिर पीरियड में कंसिडर करके कंपेयर करते हैं। अब जब भी हम ग्रुप में कंसिडर करेंगे तो इसका क्या मतलब है? जब हम ग्रुप में लेते हैं मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को, तो वो हमारे सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो उस टाइम पर हम यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंसिडर करेंगे। यानी यहाँ पर हम पोलैरिटी कंसिडर तो करेंगे बट बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बिकम डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर पोलैरिटी। और जब हम पीरियड्स को कंसिडर करेंगे उस टाइम पर आप पोलैरिटी को कंसिडर करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पोलैरिटी वाला फैक्टर है दैट विल डोमिनेट ओवर बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू एटम्स बिलोंगिंग इन द सेम ग्रुप। तो जैसे अगर मैं कोई एग्जाम्पल कंसिडर करूं, हमने हेलोजन फैमिली कंसिडर करी। हेलोजन फैमिली में हमारे पास कौन से एटम्स होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर मैं इनके एसिड्स की फॉर्मेशन करूं तो मेरे पास क्या क्या आएंगे? HF, HCl, HBr एंड HI। अब यहां पर मेरे पास जैसे मैं डाउन द ग्रुप जा रही हूं, मेरा जो मॉलिक्यूल, जो एटम का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस।
अब जैसे जैसे आपका एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, H पॉजिटिव आयन तो उसी साइज का है, यानी आपका जो H पॉजिटिव आयन है वो तो उतना ही छोटा है, लेकिन जो आपका जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है वो बड़ा होता जा रहा है साइज में। तो अगर मैं इसके अंदर इंटरैक्शन को कंसिडर करूं तो हमारे पास जो इंटरैक्शंस होती हैं किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, उन पॉजिटिव और नेगेटिव एटम्स के बीच में जो थोड़े कंपेरेबल साइज के होते हैं उनमें इंटरैक्शन ज़्यादा बेटर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू जिनके बीच में जो साइज डिफरेंस है वो बहुत बड़ा हो। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे मैं फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करूंगी, मेरे पास हाइड्रोजन और साथ में जो भी एटम मैं कंसिडर कर रही हूँ, अगर मैं आयोडीन कंसिडर कर रही हूँ एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो उनकी इंटरैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपको जो मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी वो HI में देखने को मिलेगी और मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको HF में देखने को मिलेगी। अगर आपको मिनिमम HI में देखने के लिए मिलेगी, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें बहुत थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी H पॉजिटिव आयन रिलीज करने के लिए, जिसका मतलब है कि ये हमारा इस ग्रुप में सबसे ज्यादा एसिडिक हमारा एसिड हुआ। तो हमारे अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो HI वुड बी द मोस्ट एसिडिक वन एंड HF वुड बी द लीस्ट एसिडिक वन। ये बहुत ही कम एसिडिक होता है, बहुत मुश्किल से इसका H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है। हमने इसका एग्जाम्पल भी तो वीक एसिड्स में स्टडी करा था। और जब हम सेम पीरियड की बात करते हैं, अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं जिसमें हमारे पास सेम पीरियड की बात हो रही हो, जैसे कि CH4, अमोनिया, वाटर एंड HF। अब यहाँ पर हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये सारे के सारे जो एटम्स हैं हमारे सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। और जैसे जैसे हम पीरियड में राइट साइड मूव करते हैं, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स द राइट, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, हमारे पास उन दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होगा, जिस वजह से बॉन्ड्स की पोलैरिटी इंक्रीज होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास इस पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ देखने को मिलेगा, HF मॉलिक्यूल में, और सबसे कम आपको देखने को मिलेगा CH4 मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसका मतलब है कि HF मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे कम होगी, तो इसको ब्रेक करना सबसे ईजी है और सबसे ईजिली हम H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर सकेंगे। तो ये वाला एसिड हमारा मोस्ट एसिडिक हुआ और ये हमारा लीस्ट एसिडिक हुआ। तो अगर मैं इसको अरेंज करूंगी तो इसका ऑर्डर इस तरीके से होगा। तो ये है हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। आपको ध्यान रखना है आप कौन से, अगर आप किसी ग्रुप की बात कर रहे हो या किसी पीरियड की बात कर रहे हो, और अगर आपके पास कुछ ऐसे मिक्स मैच होके आ जाएगा तो आपको दोनों को कंसिडर करना है। सो ये थे आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट का क्या मतलब है? कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब है कि मान लो आपके पास आपके सोल्यूशन में कोई कंपोनेंट प्रेजेंट है, कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है और वो आयनाइज होके आपके पास कुछ आयंस प्रोवाइड कर रहा है, और अगर आपने कोई और एक्सटर्नल कंपाउंड उसमें ऐड करा जिसके आयंस में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है एज कंपेयर टू द सोल्यूशन के आयंस, तो उस वजह से आपके सोल्यूशन की जो इक्विलिब्रियम है उसके ऊपर क्या डिस्टर्बेंस होगी वो हम स्टडी करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर। देखो हम इसमें एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मान लो आपके पास एक सोल्यूशन है और सोल्यूशन किसका है आपके पास, एसिटिक एसिड का। अब ये जो आपके पास सोल्यूशन है, यहाँ पर जैसे ही सोल्यूशन को एक्वस कंडीशंस मिलेंगी ये आयनाइज हो जाएगा। और आयनाइज ये कैसे होगा, एसीटेट आयन प्लस H पॉजिटिव। इस तरीके से हमें एसिटिक एसिड की आयनाइजेशन देखने को मिलेगी। तो ये हमने अपना सोल्यूशन कंसिडर कर लिया। अब एक्सटर्नली मैं इसके अंदर एक ऐसा सॉल्यूट ऐड कर रही हूँ जिसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी एसीटेट आयंस प्रेजेंट है, मतलब मैं एक ऐसा कंपाउंड या ऐसा सब्सटेंस ऐड कर रही हूँ जिसके अंदर एसीटेट आयंस हैं। तो वो यहाँ पर इसके साथ एक कॉमन इफेक्ट शो करेगा क्योंकि उसके पास भी एसीटेट आयंस है और इस सोल्यूशन के पास भी एसीटेट आयंस है। जैसे कि मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ CH3COOX, ये मैंने एक ऐसा सब्सटेंस ऐड कर दिया और जैसे ही इसे एक्वस कंडीशंस मिलेंगी ये फॉर्म कर रहा है CH3CO नेगेटिव एक्वस प्लस X पॉजिटिव एक्वस। ये इस तरीके से आयनाइज हो रहा है। अब इस आयनाइजेशन के अंदर हमारे पास जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगी ये तो आयनाइज हो गई
और ये क्या करेगा, इस रिएक्शन में हमारे पास ऑलरेडी सोल्यूशन में एसीटेट आयंस थे, मैं बाहर से भी ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास सोल्यूशन में क्या होगा, एसीटेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। और अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल, जब हमारे पास प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो रिएक्शन कैसे शिफ्ट होने लग जाती है, बैकवर्ड शिफ्ट होने लग जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड शिफ्ट होने लग जाएगी। तो बस यही हमें स्टडी करना था कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर, कि अगर मेरे पास सोल्यूशन में कोई आयंस है, बाहर से मैं कोई सिमिलर आयन का कंपाउंड ऐड कर रही हूँ, तो वो सोल्यूशन के इक्विलिब्रियम को किस तरीके से इफेक्ट करेगा। अब इसको ना हमें क्वेश्चन से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इजीली समझ लेते हैं कि अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे कि हमारे पास हम एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, जैसे हमारे पास एक सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का 0.05 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का, और हम उसके अंदर एसीटेट आयंस ऐड कर रहे हैं 0.05 मोलर। तो हमारे पास वो जो हमारी रिएक्शन में, जो सोल्यूशन में रिएक्शन हो रही है, उसके इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आएगा। देखो, जैसे मैंने एसिटिक एसिड की पहले आयनाइजेशन को शो करा कि आयनाइजेशन में होता क्या है। मेरे पास एसीटेट आयंस बनते हैं और प्लस H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होती है। अब मुझे इनिशियली ये 0.05 मोलर गिवन था और प्लस साथ में 0.05 मोलर एसीटेट आयंस भी गिवन थे, 0.05 मोलर, और H पॉजिटिव आयंस तो थे ही नहीं क्योंकि इनिशियली ये आयनाइज होना स्टार्ट नहीं हुआ था, बस मैंने बाहर से एसीटेट आयंस ऐड करे थे। जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, इक्विलिब्रियम अटेन होगा, और इक्विलिब्रियम अटेन होने पर मेरे पास ये रिएक्शन के अंदर X मोलर CH3COH यानी एसिटिक एसिड आपका डिसोशिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास X मोलर एसीटेट आयंस की फॉर्मेशन होगी और X मोलर H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन होगी। ये तो मुझे पता लग गया था पिछली वाली रिएक्शन से, जब हमने अभी कंसेप्ट स्टडी करा था कि रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होने लग जाएगी। तो अब हम इस रिएक्शन के लिए जब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी 0.05 माइनस एक्स, एसीटेट आयंस की मिलेगी 0.05 प्लस एक्स, और H पॉजिटिव आयंस की मिलेगी X मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और इसके अंदर से जब हम इस रिएक्शन की, एसिटिक एसिड रिएक्शन की, जब हम आयनाइजेशन कांस्टेंट को कंसिडर करते हैं तो हमें एक्सपेरिमेंटली उसकी वैल्यू पता लगती है, Ka इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ मोलर, जो काफ़ी लो वैल्यू है। इसका मतलब है कि आपकी यहाँ पर ये जो आयनाइजेशन हो रही है ये इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, बहुत कम आयनाइज हो रहा है। बहुत कम आयनाइज होने का क्या मतलब है, एक तो ये एसिटिक एसिड पहले ही वीक है, दूसरा हमने एसीटेट आयंस और ऐड कर दिए जिस वजह से इसकी आयनाइजेशन और कम हो गई। तो हमारे पास ये जो X हमारे आयनाइज हो रहे हैं ये कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो इसको मैं नियरली लिख सकती हूँ 0.05 मोलर। ऐसे ही इसको मैं नियरली लिख सकती हूँ 0.05 मोलर, और ये तो हमारे पास X मोलर है ही। तो अगर मुझे इस सोल्यूशन की pH फाइंड आउट करनी हो तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हमें H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे आयनाइजेशन कांस्टेंट को यूज करके, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस तो पता लग ही गई। सो Ka वुड बी इक्वल टू H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COOH। Ka की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन X, CH3CO नेगेटिव 0.05 डिवाइडेड बाय CH3COH 0.05। तो यहाँ से आपके पास X की वैल्यू क्या आती है, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ मोलर। ये हमारी H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, इसे यूज करके आप सोल्यूशन की pH फाइंड आउट कर सकते हो। pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव, ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी करा था ना। तो यहाँ से हम pH कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, और जब आप इसे कैलकुलेट करते हो तो आपको pH मिलती है 4.74, यानी हमारे सोल्यूशन की pH कितनी आ रही है, 4.74। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई कॉमन आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से यूज करते हैं, आपको समझ आया। अब तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया, हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेसिस के आयनाइजेशन को स्टडी कर लिया, वाटर के आयनाइजेशन को स्टडी कर लिया, एसिड और बेसिस को वीक और स्ट्रॉन्ग में कैटेगराइज भी कर लिया। बट जब हमने आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करा था तो हमने कहाँ से आयनाइजेशन स्टार्ट करी थी, हमने स्टार्ट करी थी एसिड बेसिस सॉल्ट से। हमने एसिड और बेसिस को तो पढ़ लिया पर सॉल्ट तो अभी भी बचे हमारे पास, तो स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट।
हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड पीएच ऑफ देयर सोल्यूशन। अब आप सब सोच रहे हो कि मैम अभी तो आप आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट की बात कर रहे थे, पर आप स्टार्ट तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में कर रहे हो। हाइड्रोलिसिस और आयनाइजेशन, पहले तो इसी में डिफरेंस पता करो आप। देखो, आयनाइजेशन का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपाउंड है, हमने HCl कंसिडर कर लिया। जैसे ही HCl को एक्वस कंडीशंस मिलेंगी, वो आयनाइज हो जाएगा अपने आयंस के अंदर, H पॉजिटिव एक्वस कंडीशन में और Cl नेगेटिव एक्वस कंडीशन में। लेकिन जब हम आयनाइजेशन की बात, हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस हम सॉल्ट के केस में कंसिडर करते हैं। जैसे अब मेरे पास एक सॉल्ट है CH3COONA। अब ये एक सॉल्ट है जो CH3COOH और NaOH की रिएक्शन से बना है। जैसे ही आप इसे वाटर प्रोवाइड करोगे, यानी एक्वस कंडीशंस प्रोवाइड करोगे, तो हमें क्या लगता है कि आयनाइज होगा। बिल्कुल आयनाइज होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। लेकिन इसके अंदर फर्दर जो ये CH3COO नेगेटिव है, ये इस वाटर के आयंस को यूज करके CH3COOH की फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, कि हमारे पास बाद में फर्दर जो आयंस हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके अपने रिस्पेक्टिव एसिड और बेसिस हमें दे रहे हैं। तो सॉल्ट्स के केस में हमें हाइड्रोलिसिस ऑब्जर्व होती है रादर देन आयनाइजेशन। अब सॉल्ट हमारे बनते कैसे हैं? सॉल्ट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होती है किसी भी एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से। और जैसे ही सॉल्ट्स को कोई एक्वस कंडीशन यानी कि वाटर मिलता है, ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब आयंस कैसे होते हैं हमारे पास? एक पॉजिटिवली चार्ज जिसे हम बोलते हैं केटाइन और एक नेगेटिवली चार्ज जिसे हम बोलते हैं एनाइन। अब ये केटाइन्स और एनाइंस पे डिपेंड करेगा कि ये किस एसिड और बेस के हैं कि वो हाइड्रोलाइज होंगे या नहीं होंगे। तो अब हमारे पास मान लो हम सॉल्ट्स को कैटेगराइज भी तो कर सकते हैं। सॉल्ट्स को कैटेगराइज किस तरीके से कर सकते हैं? अगर सॉल्ट एसिड और बेस की फॉर्मेशन से बने हैं, हमें पता है कि हमारे पास एसिड भी 2 कैटेगरीज के हैं और बेसिस भी 2 कैटेगरीज के हैं। एक एसिड है हमारे पास स्ट्रॉन्ग नेचर का और एक है वीक नेचर का। सिमिलरली एक बेस है हमारे पास स्ट्रॉन्ग नेचर का और एक है वीक नेचर का। तो यहाँ पर हम अगर स्ट्रॉन्ग को कंसिडर करें तब एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, स्ट्रॉन्ग वीक को कंसिडर करें तब भी एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, वीक स्ट्रॉन्ग को कंसिडर करें तब भी सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और वीक को कंसिडर करेंगे तब भी सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। यानी यहाँ पर हमें 4 तरीके से, 4 डिफरेंट कैटेगराइजेशन से हम सॉल्ट को फॉर्म कर सकते हैं कि हम 4 डिफरेंट एसिड्स की स्ट्रेंथ को यूज करके, एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को यूज करके सॉल्ट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो इसके अंदर हम लोग कैटेगरी वाइज देखते चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसके कॉम्बिनेशन से एक सॉल्ट की फॉर्मेशन करी। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हमने कंसिडर कर लिया HCl और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल हमने कंसिडर कर लिया NaOH। तो इससे हमारे पास क्या सॉल्ट आएगा? NaCl। अब हम जैसे सेकंड कैटेगरी की तरफ जाते हैं। सेकंड हमारे पास क्या हो सकता है? या तो मैं ले लूँ स्ट्रॉन्ग एसिड और साथ में कंसिडर कर लूँ मैं वीक बेस, इससे भी मेरे पास एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग एसिड सेम कंसिडर कर लेते हैं HCl और वीक बेस हम कंसिडर कर लेते हैं अमोनिया। अब यहाँ से आपके पास सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और सॉल्ट क्या बनेगा आपके पास? NH4Cl। अब थर्ड कैटेगरी क्या है हमारे पास? थर्ड कैटेगरी में हमने कंसिडर करा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जिससे भी हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन आएगी। सॉल्ट आपका हमेशा बनेगा, चाहे आप कितना ही वीक एसिड कंसिडर कर लो, कितना ही वीक बेस कंसिडर कर लो, सॉल्ट आपका हमेशा बनेगा। अब वीक एसिड हमने कंसिडर कर लिया CH3COOH, स्ट्रॉन्ग बेस कंसिडर कर लिया NaOH। इस रिएक्शन से आपके पास एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी CH3COONA। हमारे पास जो लास्ट कैटेगरी है हमारे सॉल्ट की, वो है वीक एसिड प्लस वीक बेस। इसकी कॉम्बिनेशन से भी हमारे पास एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। वीक एसिड हम क्या ले लेंगे? CH3COOH और वीक बेस ले लेंगे हम अमोनिया। इससे आपके पास एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी CH3COONH4। ये आपके डिफरेंट सॉल्ट्स आ रहे हैं। ये सॉल्ट आपका स्ट्रॉन्ग के कॉम्बिनेशन से बना है। ये स्ट्रॉन्ग वीक, ये इसी तरीके से यहाँ पर भी वीक और स्ट्रॉन्ग का कॉम्बिनेशन और यहाँ पर वीक और वीक का कॉम्बिनेशन है। ये सारे सॉल्ट्स, जैसे ही इन सभी सॉल्ट्स को
आप एक्वस कंडीशन प्रोवाइड करोगे, यानी वाटर प्रोवाइड करोगे, ये सारे के सारे आयनाइज हो जाएंगे। और आयनाइज होने के बाद आपको दो तरीके के आयंस देंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक नेगेटिवली चार्ज्ड। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आए हैं ये किस एसिड या बेस से आए हैं, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि उनकी हाइड्रोलिसिस होगी या नहीं होगी। देखो, जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को कंसिडर करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर हाइड्रोलाइज नहीं होते, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आपके सिर्फ आयनाइज होते हैं। अब ऐसा क्यों? देखो, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है उससे एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और जैसे ही उस सॉल्ट को एक्वस कंडीशंस मिलती है वो आयनाइज हो जाता है। अब आयनाइज होने के बाद वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस बनाता है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड और दूसरा नेगेटिवली चार्ज्ड। अब हम बोल रहे हैं कि इसके सॉल्ट की जब हम स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को कंसिडर करते हैं तब हाइड्रोलिसिस नहीं होती। देखो, अगर हमने हाइड्रोलिसिस करी, हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है कि ये जो आयंस हैं ये रिस्पेक्टिवली वाटर के साथ रिएक्ट करके अपने वापस से बेसिस और एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी जब मैं इसको फर्दर वाटर के साथ इसकी रिएक्शन को देखूंगी तो यहाँ पर मुझे NaOH और HCl मिलना चाहिए, क्योंकि H2O में हमारे पास एक H पॉजिटिव आयन होता है, दूसरा OH नेगेटिव आयन होता है। तो जो Na पॉजिटिव है वो OH नेगेटिव को लेकर NaOH बना लेगा और Cl नेगेटिव H पॉजिटिव को लेकर HCl बना लेगा। तो हमारे पास इस तरीके से इन दोनों एसिड्स और बेसिस की फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन जब हम इन दोनों एसिड और बेसिस को देख रहे हैं ये दोनों हमारे पास किस नेचर के हैं? स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं। तो ये क्या किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं सोल्यूशन के अंदर, एक्वस स्टेट के अंदर? क्योंकि हमारे पास जो ये सिस्टम है, जिस सोल्यूशन में हम इस रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हैं वो तो प्रॉपर एक्वस स्टेट में है। तो इसका मतलब है कि वापस से आयनाइज हो जाएंगे, ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में वापस आयनाइज हो जाएगा। सिमिलरली ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आयनाइज हो जाएगा। तो हमें वापस से Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और ये जो वाटर के आयंस थे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये सब वापस से रीजेनरेट हो जाएंगे। तो अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस को स्टडी भी कर रहे हैं तो वापस से आयनाइज हो रहे हैं ये, तो जिस वजह से मेरे पास नेट रिजल्ट यही आ रहा है जो हमने इससे पीछे वाले स्टेप में देखा था। तो ओवरऑल कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा आपको। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस को कंसिडर करते हैं तब उनकी हाइड्रोलिसिस को कंसिडर नहीं करा जाता, वो हाइड्रोलाइज नहीं होते। आप ये कह सकते हो एक तरीके से कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। लेकिन ये जो आयनिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं ये हाइड्रेटेड फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। अब हाइड्रेटेड फॉर्म्स का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है, यहाँ पर मेरे पास जब वो वाटर में होगा यानी अपनी एक्वस स्टेट में होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। और हमने केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल स्टडी करा था जिसमें हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एक तरीके से इंटरैक्शन शो होगी हमें, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से आपको एक इंटरैक्शन दिखाएगा, मैंने तो अभी कुछ लिमिटेड इंटरैक्शंस शो करी हैं, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयन। जब आपके एक चार्ज पार्टिकल या चार्ज आयन के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ उस चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरैक्शन शो करें। सिमिलरली हमारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज जैसे शो कर रहा है ऐसे ही नेगेटिवली चार्ज भी शो करेगा। नेगेटिवली चार्ज शो करेगा आपकी इंटरैक्शन H पॉजिटिव के साथ, ऐसे ही बाकी H पॉजिटिव के साथ भी इंटरैक्शन शो करेगा और ये भी हमारा एक हाइड्रेटेड आयन की तरह एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस जनरेट हुए थे ये हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जबकि हम कंसिडर क्या कर रहे थे, हम क्या सोच रहे थे कि क्या आना चाहिए, हाइड्रोलिसिस होके NaOH और HCl हमें रिजल्ट में मिलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता, वो हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो दे अंडरगो हाइड्रेशन एंड डोंट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। हमारे पास सेकेंड केस कौन सा था? जब हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को कंसिडर किया था। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड हमने कंसिडर किया था HCl और वीक बेस हमने कंसिडर किया था अमोनिया, जिससे हमारे पास NH4Cl इस सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही थी। और जैसे ही इसे एक्वस कंडीशंस मिल जाती है यानी ये लिक्विड वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है, ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस
NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो Cl नेगेटिव आयन है ये तो हमें किससे मिला है? HCl से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये जो NH4 पॉजिटिव है ये कहाँ से मिला है? अमोनिया से, जो कि एक वीक बेस है। तो जिस वजह से ये जब वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा तो यहाँ पर ये अपना H पॉजिटिव रिलीज कर देगा वाटर को, और अमोनिया की फॉर्मेशन होगी, साथ में H3O पॉजिटिव यानी H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होगी। एक तरीके से ये कैसे एग्जिस्ट करता है? H पॉजिटिव प्लस वाटर। तो हमारे पास वापस से हमें बेस ऑब्टेन हो जाएगा। अब इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारे पास जो हमारा ये सॉल्ट है जैसे ही हाइड्रोलाइज करेगा ये अमोनिया फर्दर, जो अमोनियम आयन है ये फर्दर अमोनिया की तरह एग्जिस्ट करने लग जाएगा। अब जैसे ही ये अमोनिया की तरह एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पर मेरे पास अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जिस वजह से हमारे पास रिएक्शन में H पॉजिटिव आयंस की इंक्रीमेंट शो होगी, और H पॉजिटिव आयंस इंक्रीज होंगे उसका क्या मतलब है कि हमारी रिएक्शन की जो pH है वो आपको वैल्यू डिक्रीज शो होगी, यानी pH आपको लेस देन 7 शो होगी। तो इसका क्या मतलब है कि आपको सोल्यूशन कैसा दिखेगा? सोल्यूशन दिखेगा एसिडिक नेचर का। और ये हमें वैसे भी पता लग रहा है, जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को कंसिडर कर रहे हैं तो जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है वो तो वीक पर डोमिनेट कर जाएगा, तो ओवरऑल तो आपको अपना सोल्यूशन एसिडिक ही दिखेगा। तो वो रीजन इसका ये है कि हमें सोल्यूशन एसिडिक क्यों ऑब्जर्व होता है। और यहाँ से आप H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करके, आपको इनिशियली कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, आप सोल्यूशन की pH भी अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो। थर्ड केस हमने कंसिडर किया था जब हमने वीक एसिड लिया था और स्ट्रॉन्ग बेस लिया था। वीक एसिड में हम कंसिडर कर रहे हैं CH3COOH को, और स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH ले रहे हैं, जिससे हमारे पास एक CH3COONA सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। जब ये सॉल्ट जैसे ही एक्वस कंडीशंस मिलती हैं ये आयनाइज हो जाता है CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में। ये Na पॉजिटिव तो हमें NaOH से मिला है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये तो हाइड्रोलाइज होगा नहीं। लेकिन हमारे पास जो ये CH3CO नेगेटिव है ये मिला है हमें CH3COOH से, जो कि एक वीक एसिड है। तो जैसे ही इसे वाटर प्रोवाइड होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में, अपने वापस से उस आयनिक फॉर्म से एसिडिक फॉर्म में आ जाएगा, और साथ में रिलीज क्या होगा? आपका OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा। अब यहाँ पर आपके पास OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से आपके जो सोल्यूशन की pH है दैट वुड बी फाइंडेड ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन कैसा होगा? सोल्यूशन आपका बेसिक नेचर का होगा। और हमें वो वैसे भी पता लग रहा है कि आपके पास CH3COH और NaOH की कॉन्सेंट्रेशन में ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग डोमिनेट कर जाएगा वीक के ऊपर, जिस वजह से आपको एक बेसिक सोल्यूशन ऑब्जर्व होगा। अब हमने फोर्थ केस कंसिडर करा था जब हम दोनों ही एसिड और बेसिस को वीक कंसिडर कर रहे हैं, यानी अगर मैंने अपना एसिड ले लिया CH3COOH और बेस ले लिया अमोनिया, ये दोनों ही वीक नेचर के हैं, जिससे मेरे पास CH3COONH4 ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इस सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। और जैसे ही इसे वाटर मिलता है, एक्वस कंडीशंस मिलती हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। और फिर फर्दर जब वाटर इसको वापस से मिलेगा, हमारे रिएक्शन में तो वाटर है ही, अब ये वाटर फर्दर इनके साथ रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि दोनों ही कैसे नेचर के हैं? वीक नेचर के हैं। तो मेरे पास CH3COOH और अमोनिया दोनों ही एसिड और बेसिस दोनों रीफॉर्म हो जाएंगे सोल्यूशन में। और अगर दोनों ही आपके एसिड और बेसिस वीक नेचर के हैं तो ये फर्दर अगर आयनाइज होंगे तो वो पार्शियली आयनाइजेशन शो करेंगे, जिस वजह से आपके पास सोल्यूशन में CH3COOH भी रहेगा और इसके आयनाइज्ड फॉर्म भी एग्जिस्ट करेंगे। सिमिलरली अमोनिया भी एग्जिस्ट करेगा और उसका आयनाइज्ड फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा। पर आप ये सोच रहे होगे कि अब यहाँ पर हमें ना तो कोई H पॉजिटिव एक्स्ट्रा मिला, ना ही कोई OH नेगेटिव एक्स्ट्रा मिला, तो हम सोल्यूशन की pH कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब यहाँ पर आपकी जो सोल्यूशन की pH है ना वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी कि आपने कितना एसिड लिया कितना बेस लिया, वो डिपेंड करेगी इन एसिड और बेसिस के आयनाइजेशन कांस्टेंट पर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपके ये एसिड और बेसिस रीफॉर्म होंगे तो इनके आयनाइजेशन कांस्टेंट पर डिपेंड होगा कि ये जो एसिड हमने कंसिडर करा है इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट कितना बेटर है, ये कितने बेटर तरीके से आयनाइज हो सकता है। अगर ये बेटर तरीके से आयनाइज होगा तो आपके पास सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे, जिस वजह से आपको सोल्यूशन एसिडिक नेचर का मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास बेसिस का जो आपने बेस कंसिडर करा है उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट ज़्यादा मिलेगा, तो इसका मतलब है कि आपका बेस बेटर आयनाइज होगा, तो वो आपको OH नेगेटिव आयंस प्रोवाइड करेगा सोल्यूशन में। तो अगर वो OH नेगेटिव आयंस प्रोवाइड करेगा तो आपका सोल्यूशन कैसा होगा? बेसिक नेचर का।
तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो pH है सोल्यूशन की वो डिपेंड करेगी आयनिक कांस्टेंट पर एसिड और बेसिस के। तो अगर हमें pH फाइंड आउट करनी है तो हम किस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे? pH इज इक्वल्स टू 7 + हाफ pKa pKb। ये pKa और pKb कैसे आया था हमारे पास? pK आया था नेगेटिव लॉग ऑफ Ka और pKb आया था नेगेटिव लॉग ऑफ Kb। सो इस फॉर्मूला को यूज करके आप किसी भी वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट्स की जो फॉर्मेशन हो रही है उसकी आयनाइजेशन से उस सोल्यूशन की pH को फाइंड आउट कर सकते हो। सो आज जो हमने ये आयनाइजेशन स्टडी करी है और रिलेशन स्टडी करा था Ka और Kb के बीच में, उसके ऊपर हमारी एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है। तो चलो देखते हैं उन प्रॉब्लम्स में हमसे क्या पूछा हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 6.23 में क्या पूछा है? Determine the degree of ionization and pH of 0.05 molar ammonia solution. Also calculate the ionization constant of conjugate acid of ammonia, जिसमें आपको Kb की वैल्यू गिवन है 1.77 into 10⁻⁻⁵। यानी आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट किसका गिवन है? आयनाइजेशन किसकी हो रही है यहाँ पर? अमोनिया की। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट आपको अमोनिया के लिए गिवन है। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? सबसे पहले तो आपको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का क्या मतलब है? यानी आपसे क्या पूछा है? अल्फा पूछा है। और फिर आपसे पूछा हुआ है सोल्यूशन की पीएच और आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया सोल्यूशन गिवन है। अब जब भी हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या पीएच की बात करते हैं तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की, क्योंकि आयनाइजेशन तो हम आयनाइजेशन कांस्टेंट से फाइंड आउट करेंगे जो हमें गिवन है, और पीएच भी तो हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन से ही तो फाइंड आउट करेंगे। बट आप सब सोच रहे होंगे कि अमोनिया तो एक बेस है, तो वो तो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा नहीं। कोई बात नहीं, OH नेगेटिव आयन तो रिलीज होगा ना सोल्यूशन में, हम उससे पीएच फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें अमोनिया की आयनाइजेशन देखनी पड़ेगी। अमोनिया किस तरीके से आयनाइज होता है? अमोनिया को जैसे ही एक्वस कंडीशंस मिलती हैं, ये आयनाइज हो जाता है अमोनियम आयन में, एक्वस स्टेट प्लस OH नेगेटिव एक्वस। यानी हमारी अमोनिया की आयनाइजेशन किस तरीके से होती है? इस तरीके से अमोनिया की आयनाइजेशन होती है। तो यहाँ पर अमोनिया क्या काम कर रहा है? अमोनिया H पॉजिटिव आयन एब्जॉर्ब कर रहा है, जो H पॉजिटिव आयन वाटर रिलीज कर रहा था। तो इसका मतलब है अमोनिया किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बेस की तरह एक्ट कर रहा है, और वाटर किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। अगर अमोनिया बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? जो H पॉजिटिव एब्जॉर्ब करके बनेगा, वो हमारे पास अमोनियम आयन बन रहा है, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। और यहाँ पर OH नेगेटिव आयन एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। अब हमें इनिशियली 0.05 मोलर अमोनिया गिवन है, यानी कि 0.05 मोलर आपको अमोनिया गिवन है। H2O हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि एक्सेस में होता है, और इनिशियली तो आयंस की फॉर्मेशन हुई नहीं है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी और इक्विलिब्रियम अटेन करेगी रिएक्शन, तो हमारे पास यहाँ से इसके अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें ऑब्जर्व होगी। यानी अमोनिया हमारे पास अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिसोशिएट होगा। अगर अल्फा से डिसोशिएट हो रहा है तो यहाँ से कितना डिसोशिएट हो जाएगा? 0.05 इंटू अल्फा। सिमिलरली अगर 1 मोल के लिए 0.05 अल्फा डिसोशिएट हो रहा है तो 1 मोल के लिए 0.05 अल्फा बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 0.05 अल्फा, और यहाँ पर भी हमारे पास 0.05 अल्फा की फॉर्मेशन होगी। वाटर कंसिडर नहीं करते। अब अगर ये हमारे पास डिसोसिएशन और फॉर्मेशन इक्विलिब्रियम स्टेज पर था, तो यहाँ से हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं ना। ये आएगी अमोनिया की 0.05 माइनस 0.05 अल्फा, अमोनियम आयन की 0.05 अल्फा, और बेस की आएगी OH नेगेटिव की भी 0.05 अल्फा। ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। और जब भी हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम आयनाइजेशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं उस रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये एक आयनिक इक्विलिब्रियम है। तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो हमें गिवन है Kb। तो इस सोल्यूशन के लिए जब आप Kb फाइंड आउट करोगे तो वो कैसे होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पायरेट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पायरेट्स कोफिशिएंट। वाटर हमने कंसिडर नहीं करा क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट हम कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पर हमें बस इनकी कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यू पुट करनी है, Kb की वैल्यू पुट करनी है और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ देखो Kb की वैल्यू क्या है? काफी छोटी है, 10⁻⁻5 है ना। Kb की वैल्यू काफी लो होने का क्या मतलब है? कि हमारे पास यहाँ आयनाइजेशन बहुत लो हो रही है।
काफ़ी लो आयनाइजेशन का मतलब है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी अल्फा की वैल्यू भी काफ़ी लो मिलेगी। Kb is very low. This implies value of alpha is also very small. तो इसका मतलब है कि जब हम इनके सब्ट्रैक्शन के अंदर 0.05 माइनस 0.05 अल्फा को देखेंगे तो वो नियरली आपका 0.05 के इक्वली आएगा। तो यहाँ से जब हम इन कॉन्सेंट्रेशंस को यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, 0.05 अल्फा मल्टीप्लाई 0.05 अल्फा अमोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन की डिवाइडेड बाय 0.05 इज इक्वल टू Kb की वैल्यू 1.77 इंटू 10⁻⁻⁵। अब जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे यहाँ से 0.05 तो कैंसिल हो गया, इक्वेशन क्या बची आपके पास 0.05 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.77 इंटू 10⁻⁻⁵। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू सॉल्व करोगे, अल्फा की वैल्यू कैसे सॉल्व करोगे, 1.77 इंटू 10⁻⁻⁵ डिवाइडेड बाय 0.05 अंडर रूट, क्योंकि अल्फा स्क्वायर था यहाँ जाके वो अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी आपके पास 0.018। तो हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन तो फाइंड आउट कर लिया, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.018। यहाँ से हमें हमारी आयनाइजेशन यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है पीएच ऑफ सोल्यूशन। उसके लिए तो हमें या तो H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि हम पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं, पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, और हमारे पास यहाँ क्या है OH नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि हमें सोल्यूशन से OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। और जब आपके पास OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है तो आप सोल्यूशन में POH फाइंड आउट कर सकते हो ना, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन, और फिर आप इस इक्वेशन को यूज करके pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, यहाँ से आप pH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम यहाँ अल्फा की वैल्यू को इसमें यूज करेंगे और OH नेगेटिव आयन की वैल्यू आ जाएगी, यानी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 0.05 अल्फा, सो 0.05 मल्टीप्लाई 0.018, यहाँ से आपके पास वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। सो OH नेगेटिव आयन की आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 9 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। अब इस कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके आप pH फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे, सबसे पहले POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव, तो यहाँ से आप ये कॉन्सेंट्रेशन पुट करोगे 9 इंटू 10⁻⁻⁴, ये A मल्टीप्लाई B है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, नेगेटिव कॉमन log 9 प्लस log 10⁻⁻⁴, और जब आप इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपके पास POH की वैल्यू आएगी 3.05। बस इसको आप इस इक्वेशन में यूज करो, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, आपके पास pH की वैल्यू आ जाएगी 3.05 इज इक्वल्स टू 14, यहाँ से आपके पास pH की वैल्यू आती है 10.95, यानी आपके पास आपको सोल्यूशन की pH भी मिल गई। यानी दो तो आपने फाइंड आउट कर लिए, एक आपको फाइंड आउट करना था डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और दूसरा pH, आपने दो चीजें तो फाइंड आउट कर दी। अब नेक्स्ट क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। अब अमोनियम आयन यहाँ पर हमारे पास एसिड का कॉन्जुगेट एसिड क्या है आपके पास, यहाँ अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड अमोनियम आयन, यानी अब आपको इसके आयनाइजेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। और इसकी आयनाइजेशन कैसे होगी हमारे पास, जब आप अमोनियम आयन को कंसीडर करोगे तो इसकी आयनाइजेशन कैसे होगी, बिल्कुल इसकी ऑपोजिट। यहाँ पर जब आप अमोनियम आयन कंसीडर करोगे तो वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, यानी अब आपके पास सोल्यूशन में क्या मिलेगा H पॉजिटिव आयन। तो अब यहाँ से आप यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, जब हम एसिड की बात करते हैं तो हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट में क्या फाइंड आउट करना होता है Ka, और अभी आपके पास क्या है Kb। सो आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी ना Ka इंटू Kb इज इक्वल्स टू Kw, जिसमें आपको Kw की वैल्यू तो पता है 10⁻⁻14, Kb की वैल्यू आपको गिवन है, Ka की वैल्यू आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से आप Ka की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, Ka इंटू 1.77 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14। तो यहाँ से जब आप वैल्यू को सॉल्व करोगे 10⁻⁻14 बाय 1.77 इंटू 10⁻⁻5, तो आपके पास Ka की वैल्यू आएगी 5.64 इंटू 10⁻⁻10। ये है आपके पास आपके सोल्यूशन की Ka की वैल्यू, यानी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ
अमोनियम आयन या फिर कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया. सो दिस वाज योर प्रॉब्लम नंबर 6.23. प्रॉब्लम नंबर 6.24 में क्या पूछा है? कैलकुलेट pH of 0.1 molar ammonia solution. Calculate the pH after 50 ml of this solution is treated with 25 ml of 0.1 molar HCl. The dissociation constant of ammonia is Kb की वैल्यू गिवन है आपको 1.77 into 10⁻⁻⁵. आपको इनिशियली अमोनिया का सोल्यूशन गिवन है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. सिर्फ पहले इस पार्ट पे ध्यान दो. फर्स्ट पार्ट में आपको इस मोलर कॉन्सेंट्रेशन के अमोनिया सोल्यूशन की पीएच पूछी है. तो आप पीएच कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी. और वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इसके आयनाइजेशन कांस्टेंट को यूज करके. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी अमोनिया की डिसोसिएशन किस तरीके से होती है. अमोनिया को जैसे ही वाटर मिलता है, एक्वस कंडीशंस मिलती हैं, वो किस तरीके से डिसोशिएट होता है? अमोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव. अब ये मेरे पास अमोनिया की डिसोसिएशन है. इनिशियली मुझे क्या गिवन था? 0.1 मोलर अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. सो 0.1 मोलर इनिशियल मुझे कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. वाटर को हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि इसे हम एक्सेस में लेते हैं और इनिशियली आपके पास कोई आयंस की फॉर्मेशन नहीं हुई थी. फिर जैसे जैसे टाइम आगे जाता गया, हमारे पास रिएक्शन आगे फॉरवर्ड प्रोसेस होती गई, तो हमारे पास जो अमोनिया था वो धीरे धीरे आयनाइज होता गया. तो इसकी हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमारी डिसोशिएट हो गई. अगर 1 मोल अमोनिया के लिए एक्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिसोशिएट हो रही है तो इसका मतलब है 1 मोल अमोनियम आयन के लिए एक्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म होगी. सिमिलरली OH नेगेटिव आयन्स है, यहाँ भी 1 मोल, तो इसके लिए भी मेरे पास एक्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म होगी. और ये मेरे पास इक्विलिब्रियम टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म और डिसोशिएट हो रही है. तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या मिलेगी? 0.1 माइनस एक्स, तो हमें अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, अमोनियम आयन की x और OH नेगेटिव आयन की x मिलेगी. तो ये हमें मिलती है हमारी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. अब Kb की वैल्यू हमारे पास ये क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट. जब भी हम किसी इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात करते हैं तो हम वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज़्ड टू पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़्ड टू पावर इट्स कोफिशिएंट. तो इस इक्वेशन के Kb की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? Kb इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास? अमोनियम आयन एंड OH नेगेटिव आयन, और रिएक्टेंट है हमारे पास अमोनिया. हम वाटर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो एक प्योर लिक्विड फॉर्म में और उसको हम आयनाइजेशन कांस्टेंट में कंसिडर नहीं करते. अब यहाँ पर हम इनकी 1 बाय 1 कॉन्सेंट्रेशंस पुट करेंगे और Kb की वैल्यू पुट करेंगे. अब Kb की वैल्यू देखो आपके पास 1.77 इंटू 10⁻⁵, काफ़ी लो वैल्यू है. इसका मतलब है कि आपके पास आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू काफ़ी लो. का क्या मतलब है? कि जो भी आपके पास एसिड या बेस है, अगर बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट है तो बेस काफ़ी वीक नेचर का है. और वीक नेचर होने का क्या मतलब है? कि उसकी जो आयनाइजेशन है ना वो काफ़ी कम हो रही है. तो कम होने के मतलब क्या है? कि हमारे पास यहाँ x की वैल्यू, जो परसेंटेज हमारा, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन डिसोशिएट हो रही है, आयनाइज हो रही है, वो काफ़ी लो है. जिस वजह से हमारे पास अगर हम 0.1 माइनस एक्स की वैल्यू देखें तो इसको नियरली हम 0.1 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर x की वैल्यू काफ़ी लो है तो वो 0.1 माइनस एक्स आपको नियरली 0.1 के इक्वल ही आंसर मिलेगा. तो यहाँ पर जब हम इन कॉन्सेंट्रेशन को यूज़ करते हैं तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. 1.77 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? x² बाय 0.1 इज इक्वल्स टू 1.77 इंटू 10⁻⁻⁵. सो x वुड बी इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻⁻³ मोलर. ये आपके पास x की वैल्यू आई है. अब यहाँ पर आपको OH नेगेटिव आयंस कितनी कॉन्सेंट्रेशन में गिवन है? x मोलर कॉन्सेंट्रेशन में ही गिवन है. तो इसका मतलब है कि ये x किसके इक्वल आ रहा है आपके पास? OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन. और इसी OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन को हम यूज़ कर सकते हैं pH ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए. क्योंकि अगर मुझे pH फाइंड आउट करनी है तो हमें लगता है कि pH का फॉर्मूला तो क्या होता है? pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन. बट हमें तो सोल्यूशन में OH नेगेटिव मिले हैं, तो हम pH कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास एक और इक्वेशन थी ना, POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयंस, जिसके अंदर हम POH की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं. pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14. तो यहाँ से हम pH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सोल्यूशन की POH फाइंड आउट करते हैं. POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव,
और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है, सो नेगेटिव लॉग ऑफ 1.33 इंटू 10⁻³ तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास POH की वैल्यू आती है 2.87। ये हमारे पास सोल्यूशन की POH आई है और फाइंड आउट क्या करना है हमें, pH ऑफ सोल्यूशन। तो pH ऑफ सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपनी इस इक्वेशन को यूज करके। अब इस इक्वेशन के अंदर हमें pH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। POH हमने फाइंड आउट कर लिया 2.87 और टोटल वैल्यू हमारे पास है 14। तो यहाँ से हमारे पास pH की वैल्यू आ जाएगी 11.12। सो सोल्यूशन की pH आती है हमारे पास 11.12। अब आपने ये सोल्यूशन जो इनिशियली आपको गिवन था उसकी आपने कॉन्सेंट्रेशन और उसके लिए फिर फाइनली pH आपने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द pH आफ्टर 50 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। अब आपके पास सोल्यूशन फिलहाल ये है, हमारे पास सोल्यूशन किसका है, बेस का। जो कौन सा बेस यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, अमोनिया, और हम बाहर से ऐड क्या कर रहे हैं, HCl, और HCl क्या है हमारे पास, एसिड। तो मैं बेस के अंदर एसिड ऐड कर रही हूँ। बेस में एसिड के एडिशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर मैं एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन कर रही हूँ। अब न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, न्यूट्रल pH की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करते हैं कि अगर बेस है तो उसमें एसिड ऐड कर देंगे ताकि pH डिक्रीज हो जाए, और अगर एसिड है सोल्यूशन में तो उसमें हम बेस ऐड कर देंगे ताकि pH इंक्रीज हो जाए। हमारी टेंडेंसी क्या रहती है न्यूट्रलाइजेशन में, टू अप्रोच टूवर्ड्स द न्यूट्रल pH, और न्यूट्रल pH क्या होती है हमारी, pH इज इक्वल्स टू 7। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास सोल्यूशन की pH 11.2 है फिलहाल, और अगर मैं उसमें एसिड ऐड कर रही हूँ तो pH डिक्रीज होनी चाहिए। अब वो कितनी डिक्रीज होगी वो हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि बाद में क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द pH आफ्टर दिस एडिशन। तो हमें अब इस चीज़ में, जब हमारे पास ये सोल्यूशन है, इसमें जब हम 25 ml HCl ऐड कर देंगे उसके बाद हमें सोल्यूशन की pH फाइंड आउट करनी है। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि इस सोल्यूशन को आपने कंप्लीट कंसिडर नहीं करा, सिर्फ 50 ml ऑफ दिस सोल्यूशन कंसिडर करा है। सो हमने क्या करा, 25 ml of 0.1 molar HCl is added in 50 ml 0.1 molar ammonia solution। हमने 50 ml जो हमारे पास सोल्यूशन था उसको लिया और उसमें 25 ml HCl ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्वांटिटीज हम कंसिडर करना चाहते हैं रिएक्शन में वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि जब भी हम रिएक्शन कंसिडर करते हैं तो उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स हैं हम उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन तो कंसिडर करते हैं, बट वो हम तब कंसिडर करते हैं जब हमारे पास उनकी वॉल्यूम सेम हो। पर यहाँ तो हमारे पास वॉल्यूम डिफरेंट है। अगर वॉल्यूम डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर हम मोलारिटी में बात नहीं करेंगे, हमें अपनी दूसरी टर्म कंसिडर करनी पड़ेगी जिसके अंदर हमारी जो इक्वेशन है वो सेम आए, क्योंकि अगर यहाँ मोलारिटी और वॉल्यूम को कंपेयर करें तो डिफरेंस आ रहा है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हम अमोनिया और HCl दोनों के मोल्स को कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि मोल्स में तो हम कुछ वॉल्यूम या फिर हमारे पास जो मोलारिटी में चेंज है उस सब में तो ध्यान देंगे ही नहीं, सिर्फ मोल्स के अंदर जो चेंज आएगा वो हम वैसे ही डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं। तो अब अगर हमारे पास मोलारिटी है, इससे हम मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोलारिटी की इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं मोलारिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एडेड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी अभी हम अगर इस मोलारिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, सो मोलारिटी वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और ये वॉल्यूम किस में है, लीटर्स में। अगर मेरे पास यहाँ वॉल्यूम ml में होगी तो उस टाइम हम कैसे करेंगे, मोलारिटी इज इक्वल्स टू मोल्स बाय वॉल्यूम इन ml इनटू 1000, क्योंकि मैंने लीटर को ml में कन्वर्ट करा है। तो अब हमारे पास यहाँ पर सोल्यूशन में जो एसिड और बेस हमने कंसिडर करा है, इनकी मोलारिटी भी पता है और वॉल्यूम भी पता है, तो हम मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो हम मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले HCl के लिए हमारे पास मोलारिटी कितनी है, 0.1, मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, डिवाइडेड बाय हमें वॉल्यूम कितनी गिवन है, 25 ml, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके पास मोल्स की वैल्यू क्या आएगी, 2.5 इंटू 10⁻³ अब यहाँ -3 में अगर हम करेंगे इक्वेशन में यूज मोल्स को तो वो थोड़ा कन्वीनियंट नहीं लगेगा, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिली मोल्स में। मोल्स को हम जब मिली मोल्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मोल्स को हम मिली मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास मोल्स की वैल्यू क्या आएगी, 2.5 मिली मोल्स।
क्योंकि जब हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10⁻³ और पॉजिटिव वाला फैक्टर कट जाएगा। सिमिलरली हम अमोनिया के लिए मोल्स फाइंड आउट करेंगे। अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है? 0.1 मोलर। मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। वॉल्यूम कितनी गिवन है आपको? 50 × 1000। तो यहाँ से जब आप मोल्स फाइंड आउट करोगे सिमिलर इसी तरीके से, तो आपके पास आएंगे 5 मिलीमोल्स। तो अब हमने दोनों ही एसिड और बेसिस दोनों के मोल्स फाइंड आउट कर लिए। अब इन मोल्स को हम यूज करेंगे अपनी इक्वेशन में। हमारे पास क्या हो रहा है? इन दोनों को हम एडिशन कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, यानी अब हमारी रिएक्शन किस किस के बीच में होगी? अमोनिया और HCl के बीच में। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? हमारे पास बनेंगे अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयंस। यहाँ पर हमें अमोनिया कितना गिवन है इनिशियली? 5 मिलीमोल्स। ये 5 मिलीमोल्स गिवन है आपको। HCl गिवन है आपको 2.5 मिलीमोल्स। अब यहाँ देखो आप, अगर हम यहाँ पर इनको कंसिडर ना करें, सिर्फ इस इक्वेशन को कंसिडर करें, तो इस इक्वेशन के अंदर हमें क्या दिख रहा है कि अगर 1 मोल्स ऑफ अमोनिया 1 मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट होते हैं तो हमें 1 मोल्स ऑफ अमोनियम आयन और 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयन मिलते हैं। अब हमें गिवन कितने हैं? हमें गिवन है 5 मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया एंड 2.5 मिलीमोल्स ऑफ HCl। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 2.5 मिलीमोल्स के साथ कंसिडर करूँ तो अगर इसके 2.5 मिलीमोल्स कंप्लीट रिएक्ट हो रहे हैं तो वो अमोनिया के 2.5 मिलीमोल्स के साथ रिएक्ट होंगे, क्योंकि जब हम इसको बैलेंस्ड इक्वेशन को देख रहे हैं तो 1 मोल ऑफ HCl 1 मोल ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम बोलेंगे कि 2.5 मिलीमोल्स ऑफ HCl विल रिएक्ट विद 2.5 मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया। तो अगर 2.5 मिलीमोल्स के साथ रिएक्शन हो रही है तो इसके 2.5 मिलीमोल्स तो हो गए डिसोशिएट। यहाँ से भी मेरे 2.5 मोल्स चले जाएंगे। अब ये 1 मोल के लिए हमने 2.5 मोल्स डिसोशिएट करें, तो हमारे पास जब ये 1 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं तो हमारे पास 2.5 मिलीमोल्स ही फॉर्म होंगे उसके लिए भी। तो अब मेरे पास ओवरऑल क्या बच जाता है? अमोनिया तो बचता है 2.5 मिलीमोल्स, HCl 0, अमोनियम आयन 2.5 मिलीमोल्स और क्लोराइड आयंस भी हमारे पास 2.5 मिलीमोल्स बचते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या आया सोल्यूशन में? हमें मिला अमोनिया 2.5 मिलीमोल्स और हमें मिला अमोनियम आयन 2.5 मिलीमोल्स। अब ये जो हमारे पास अमोनिया है ये अनरिएक्टेड बचा है, क्योंकि जो रिएक्ट हुआ था वो तो हमने -2.5 कर दिया था। 5 मिलीमोल्स में से ये 2.5 मिलीमोल्स अनरिएक्टेड बचे हैं। कैसे बचे हैं? अनरिएक्टेड, या फिर आप बोल सकते हो अनन्यूट्रलाइज्ड, जो न्यूट्रलाइज नहीं करे गए HCl के द्वारा। अब यहाँ पर हमारे पास अमोनिया क्या है? 2.5 मिलीमोल्स अनरिएक्टेड या अनन्यूट्रलाइज्ड, और अमोनियम आयन हमारे पास 2.5 मिलीमोल्स बने हैं। टोटल वॉल्यूम हमारे पास सोल्यूशन कितनी होगी? 75 ml, क्योंकि हमने 50 ml अमोनिया लिया था और 25 ml हमने HCl लिया था। तो अब ये जो हमारे पास मिलीमोल्स की वैल्यू आई है, पहले हम इनसे कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमें कहीं पर भी कुछ भी pH वगैरह कुछ भी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है हमें मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए हम हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो मोलारिटी ऑफ अमोनिया और अमोनियम आयन आपको सेम मोलारिटी के मिलेंगे फिलहाल, क्योंकि सेम हमारे पास यहाँ पर मिलीमोल्स की वैल्यू है और सेम ही वॉल्यूम है। तो हमारे पास मोलारिटी या कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी? 2.5 मिलीमोल्स। इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ हम मोल्स कंसिडर करते हैं। मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 75 × 1000। तो यहाँ से आपको कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट होकर आती है 0.033 मोलर। तो हमें अमोनियम आयन और अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन तो मिल गई। अब यहाँ पर हमारे पास जो अनरिएक्टेड या अनन्यूट्रलाइज्ड अमोनिया बच गया था, हमारे पास सोल्यूशन में वाटर तो अभी भी है। तो ये जो अमोनिया हमारे पास बच गया था ये वाटर के साथ हमें रिएक्शन शो करेगा, जिससे हमारे पास अमोनियम आयन जो हमारे इनिशियली रिएक्शन में आयनाइजेशन हुई थी ना अमोनिया की, यहाँ पर फिर से वही आयनाइजेशन रिएक्शन हमें दिखेगी। तो यहाँ हमारे पास अमोनिया की अब कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.033। वाटर हम कंसिडर नहीं करेंगे, इनिशियली आपके पास कोई आयंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी। फिर बाद में हमारे पास जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, लेट से इसके वाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिसोशिएट हो गई। अगर 1 मोलर अमोनिया के लिए वाई मोलर डिसोशिएट हो रहा है तो 1 मोलर अमोनियम आयंस के लिए हमारे पास वाई मोलर फॉर्म होगा। सिमिलरली OH नेगेटिव के लिए भी आपके पास वाई मोलर फॉर्म होगा। तो आपके पास इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या आई? 0.033 माइनस वाई, अमोनियम आयन वाई और OH नेगेटिव आयन आपके पास आए वाई।
अब यहाँ पर आप देखो, अमोनियम आयन हमने निकाल लिए Y यहाँ से, लेकिन हमारे पास सोल्यूशन में ऑलरेडी भी है अमोनियम आयन्स जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने फाइंड आउट कर ली थी। तो इसका मतलब है कि अमोनियम आयन्स की टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, इनिशियली जो हमें पहले मिली थी प्लस जो हमने अभी फाइंड आउट करी है। तो ये हमारी टोटल कॉन्सेंट्रेशन है अमोनियम आयन्स की। तो यहाँ पर अब हम इस कॉन्सेंट्रेशन को यूज करेंगे इसकी जगह पर। अब अगर हमने इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लिया सोल्यूशन में, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट यानी Kb। तो हमारे पास यहाँ रिएक्शन के Kb की वैल्यू क्या होगी, अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू पावर इट्स कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास Kb की इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर हमें Kb तो गिवन था ना क्वेश्चन में, 1.77 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 इज इक्वल्स टू, अब ये जो Kb की वैल्यू है ये काफ़ी लो है। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ अमोनिया की आयनाइजेशन बहुत कम हो रही है। अगर बहुत कम हो रही है तो उसका मतलब कि जो Y मोलर हमारा डिसोशिएट या आयनाइज हो रहा है इसकी वैल्यू काफ़ी लो है। तो 0.033 माइनस Y की वैल्यू नियरली 0.033 के इक्वल ही आएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास 0.033 प्लस Y की वैल्यू नियरली 0.033 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल ही आएगी। तो अब आपके पास अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.033, अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.033 और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है Y। तो यहाँ से हम OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास Y यानी OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आती है, 1.77 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। अब इस OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके आप सोल्यूशन की pH फाइंड आउट कर सकते हो। और वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल गई थी, तो यहाँ से हम सोल्यूशन की pH कैसे फाइंड आउट करेंगे। pH का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। बट अगर हमें OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो हम POH निकाल सकते हैं। सो POH किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमने फाइंड आउट कर ही ली है, तो हमारे पास यहाँ से POH की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव लॉग ऑफ 1.77 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। यहाँ से आपको POH की वैल्यू फाइंड आउट होके आती है 4.753। ये आपके पास POH की वैल्यू आती है। अब यहाँ आपने POH फाइंड आउट करा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, pH। तो pH कैसे फाइंड आउट करोगे आप, pH इज प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। POH की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, सो pH प्लस 4.753 इज इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से आपके पास pH की वैल्यू आती है 9.24। तो HCl ऐड करने के बाद आपके सोल्यूशन की pH कितनी हो जाती है, 9.24। और इनिशियली जब आपने सिर्फ अमोनिया देखा था सोल्यूशन के अंदर तो आपके पास pH कितनी आई थी, 11.2। तो आपके पास अब जब आपने एसिड ऐड करा तो हमने देखा था ना कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या मतलब था कि pH न्यूट्रल रिएक्शन यानी न्यूट्रल pH की तरफ अप्रोच हो रही है, pH 7 की तरफ डिक्लाइन होनी चाहिए। तो आपकी 11.2 से 9.2 पर चली गई, डिक्रीज होगी ना pH। तो यहाँ पर हमें वही हमारा जो कंसेप्ट स्टार्टिंग में हमने कंसिडर करा था वो फॉलो हुआ। तो अब आपके पास सोल्यूशन की pH आ रही है फाइनली 9.24। So this was your problem number 6.24. Now let's move on to problem number 6.25. Problem number 6.25 में क्या पूछा है, the pK of acetic acid and pKb of ammonium hydroxide is 4.76 and 4.75 respectively. Calculate the pH of ammonium acetate solution. यानी हमारे पास एक एसिटिक एसिड है और दूसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। जब भी हमारे पास सोल्यूशन में एक एसिड और बेस होता है तो हमारे पास रिएक्शन क्या होती है, एसिड प्लस बेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट। और सॉल्ट क्या बन रहा है आपके पास, अमोनियम एसीटेट। यानी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास एसिड है और ये बेस है, जिससे हमारे पास एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। और सॉल्ट क्या बन रहा है, अमोनियम एसीटेट यानी CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। ये हमारे पास एसिड है, ये बेस है और ये इसका सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। अब ये एसिड कैसा है, ये एसिड है हमारे पास वीक एसिड और ये बेस हमारे पास वीक बेस है। तो ये हमारे पास जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है ये सॉल्ट किसका है हमारे पास, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। और जब भी हम सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस को हमने स्टडी करा था तब तो उसकी pH हम कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, हमारे पास एक फॉर्मूला था ना
pH इज इक्वल्स टू 7 + हाफ pKa माइनस pKb। तो जब आप इस सोल्यूशन में pH की इस फॉर्मूला में pH की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इसमें आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, pKa और pKb की, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। pKa की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 4.76, और pKb की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 4.75। बस इन दोनों वैल्यूज़ को आपको इस फॉर्मूला में यूज़ करना है और pH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आपके पास pH की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 + हाफ pKa की वैल्यू है 4.76 माइनस 4.75 pKb की वैल्यू, सो pH वुड बी इक्वल टू 7 + हाफ इंटू 0.01। यहाँ से आपके पास pH की वैल्यू आती है 7.005। सो आपके सोल्यूशन की pH क्या है, यानी जो आपके पास सॉल्ट फॉर्म हुआ उसकी pH क्या आ रही है, 7.005। सो दिस वॉज योर प्रॉब्लम नंबर 6.25। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बफर सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।